मेरे दोस्त, मेरे राज्य, मेरे मित्र, मेरे कातिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। इसको मैं बोलूंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट धाकड़ क्वेश्चंस हैं। कोई समझदार बच्चा ये क्वेश्चंस किए बिना एग्जाम में बैठना इमेजिन भी नहीं कर सकता। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूरी किताब नहीं है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस है चैप्टर से, और ये फर्रे की फॉर्म में लेकर आया हूं। एक तरीके से बोलते हैं ना, फर्रे बांट दूंगा, मैंने बोला था, तो ये फर्रे बांट रहा हूं। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर इतना लिखना है, इतने नंबर में, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन के साथ है। तो वो सारी बातें कर लेते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली किताब में कुल मिला के आपके 8 चैप्टर हैं, तो चैप्टर वाइज चलते हैं। पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है। इस चैप्टर के अंदर 6 सेक्टर्स को डिस्कस किया हुआ है, एग्रीकल्चर को, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को, इंडस्ट्री को, डेमोग्राफिक सेक्टर को, फॉरेन ट्रेड को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन सबको डिस्कस किया हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, पेन का कलर थोड़ा पतला कर लेता हूं, ठीक है। अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आता है कि आप बताओ आजादी के टाइम पर इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, देखो क्या लिखा है, डिस्कस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यहां पर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, क्या सिचुएशन थी। कोई बच्चा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देने मत लग जाना भाई, जब डेफिनेशन पूछी हो, मीनिंग पूछा हो, तब डिफाइन करना, अभी कुछ नहीं पूछा है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के हालात क्या थे, 4 पॉइंट मुझे बताने पड़ेंगे। पहली बात, प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 72.7% लोग इन्वॉल्व थे इंडियन पॉपुलेशन के। अब आपको एग्जैक्टली डेटा याद नहीं होता है तो ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, आप लिख देना अराउंड 70 to 75% चलेगा। फिर बताओगे आप 10% के आसपास, 10 से 11% पॉपुलेशन इंगेज थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यानी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, जो कि ये दिखाता है कि इंडिया बहुत बैकवर्ड था उस टाइम पर। और लगभग 17.2%, आप 15 से 18 लिख दो, 15-20% लिख दो, टीचर बुरा नहीं मानेगा, इतनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन द टर्शरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो तीनों सेक्टर में इतने इतने बंदे काम कर रहे थे, जो कि एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर नहीं है। तो बोला गया कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी, कहीं पर भी बैलेंस नहीं दिख रही है, एग्रीकल्चर में हद से ज्यादा ही है, तो एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे। और इट इंडिकेट्स रीजनल वेरिएशन। आप अनबैलेंस्ड ग्रोथ और रीजनल वेरिएशन ये वाला पॉइंट नहीं लिखोगे तो टीचर आपके नंबर काट लेगा, पक्का, गारंटेड, राइट। रीजनल वेरिएशन बताता है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था। मतलब कि जैसे अगर मैं बात करूं बॉम्बे, गुजरात जैसी जगहों की, मद्रास प्रेसिडेंसी की, वहां एग्रीकल्चर ना के बराबर था, इंडस्ट्रीज में लोग बहुत ज्यादा थे। अगर मैं बात करूं पंजाब की, उड़ीसा की, राजस्थान की, वहां इंडस्ट्रीज ना के बराबर थी, एग्रीकल्चर में लोग ज्यादा थे, तो अनबैलेंस्ड ही है। तो देयर वॉज राइज इन एग्रीकल्चर इन पंजाब, राजस्थान एंड उड़ीसा, यहां एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा था। एंड फॉल इन एग्रीकल्चर इन द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, पहले राज्य नहीं होते थे, रियासतें होती थी, उसको प्रेसिडेंसी बोलते थे। 4 नंबर का आएगा 4 पॉइंट लिख देना, लेकिन 3 नंबर का आएगा तो 3 पॉइंट लिख देना, जितने नंबर का आएगा उतने पॉइंट लिखने हैं, बस इतना ध्यान रखना। चलो जी, फिर एक जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों डेमोग्राफिक प्रोफाइल। पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, यहां पर लिखा है गिव अ क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड मतलब ब्रिटिश राज के अंदर इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल का एक अप्रेजल दो। अप्रेजल मतलब इवेल्युएट करो कि क्या सही था क्या गलत था। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको स्टैटिस्टिकल डेटा देना है, मतलब नंबर्स देने हैं बेसिकली। तो हम बोल सकते हैं बर्थ रेट बहुत ज्यादा थी, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत कम थी, 32 थी, और लिटरेसी रेट पॉपुलेशन की 16% थी, जिसमें फीमेल पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट 7% थी। और ये दिखाई देता है भैया 218 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी। इन्फेंट का मतलब 1 साल से कम का बच्चा, मोर्टेलिटी का मतलब भी डेथ होता है। हाँ, क्वांटिटेटिव अप्रेजल पूछा है, नंबर्स पूछे हैं, तो आप ये वाला पॉइंट मत लिखना, रैम्पेंट पॉवर्टी वाला, ये मत लिखना, क्योंकि इसमें नंबर नहीं है। इन सब में नंबर है 1, 2, 3, चौथा ये वाला पॉइंट, 4 पॉइंट बन रहे हैं आपके। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाता है तो आप 4 नंबर ऐसे लोगे, ये 3 का आ जाएगा तो 3 ले देना। फिर पूरे चैप्टर का एक मिक्स्ड क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, बोलते हैं बताओ जी इंडियन इकोनॉमी की फीचर्स क्या थी आजादी के टाइम पर। तो 3rd नंबर का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो इतनी बड़ी कोई वीडियो भी नहीं है। हाँ, स्टेट द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के टाइम पर इंडिया के हालात क्या थे। पहली बात, इंडिया बैकवर्ड इकोनॉमी थी और स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट का मतलब स्लो होता है,
बैकवर्ड क्यों थी? क्योंकि दोस्तों इंडिया की ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम उस टाइम पर लेस देन 2% थी। वीकेआर राव ने बताया था, बहुत कम नेशनल इनकम की ग्रोथ थी, जीडीपी की ग्रोथ थी, तो बैकवर्ड है। इंडिया डिपेंडेंट हो गई थी दूसरी इकोनॉमी के ऊपर, यूएसए से इंडिया फूड ग्रेन इंपोर्ट करवाती थी। इंडियन इकोनॉमी डिप्लीटेड हो गई थी। डिप्लीटेड का मतलब होता है इंडियन इकोनॉमी के रिसोर्स काफी हद तक खत्म हो गए थे, अंग्रेज इंडिया को लूट के चले गए थे, राइट। हाँ, डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है डिवाइड। इंडियन इकोनॉमी डिवाइडेड थी, इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए थे, तो डिवाइड हो गए थे, जिस वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान के हिस्से में बहुत सारा ऐसा एरिया आ गया जो फूड ग्रेन्स को ज्यादा प्रोड्यूस करता था। पाकिस्तान में चला गया मेन सिंध वाला इलाका और पंजाब वाला इलाका, उसमें फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था। और कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि कॉटन की और जूट की इंडस्ट्रीज बांग्लादेश में चली गई थी। बांग्लादेश को पहले पाकिस्तान ही बोलते थे, 1971 के बाद उसको बांग्लादेश बोलना स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको 4 बात ध्यान रखनी है। इसमें प्लानिंग कमीशन, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड, ये 4 आइटम आपको पढ़ने हैं। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई साहब, प्लानिंग कमीशन आज के टाइम में खत्म हो चुकी है, इसकी जगह है नीति आयोग। तो इसलिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में एग्रीकल्चर से स्टार्ट करता हूं। एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत बेसिक चीज है, बच्चे को बेसिकली पता ही होती है। लेकिन दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन में एचवाईवी सीड्स यूज किए गए थे। एचवाईवी सीड्स को मिरेकल सीड्स भी बोलते हैं। वो बहुत एक्सपेंसिव थे, तो महंगे सीड्स होने के कारण सरकार ने बोला चल यार बहुत महंगे हैं, तो फार्मर्स को ये सीड्स खरीदने के लिए हम सब्सिडीज प्रोवाइड कर देते हैं। तो सब्सिडीज से रिलेटेड बहुत बहस चली थी यहां पर। तो बहस की बात करें तो दोस्त एक क्वेश्चन आ सकता है सब्सिडीज का, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये मत एक्सपेक्ट करना कि सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएंगे। हाँ, सिर्फ ये वीडियो नहीं है, अभी और भी वीडियो आने वाली है जिसमें सारा खल्ली बल्ली कर दूंगा सब कुछ। लिखा है सब्सिडीज पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट्स फाइनेंस। सरकार अगर फार्मर्स को सब्सिडीज देगी या उन इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज देगी जो एचवाईवी सीड्स और फर्टिलाइजर बनाते हैं, तो कुछ लोगों का कहना था कि सरकार के पैसों पे बोझ बढ़ेगा, सरकार को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। लेकिन बट आर नेसेसरी फॉर पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स, कहता है लेकिन वो सब्सिडीज जो थी ना वो जरूरी भी थी गरीब फार्मर्स के लिए। तो कुछ कमेंट करो। तो दोस्तों हम यहां बताएंगे सब्सिडीज देने से सरकार का पैसों का नुकसान तो होता है क्योंकि सरकार का ही खर्चा होगा, लेकिन सब्सिडीज देनी चाहिए। तो आपको कुछ आर्ग्यूमेंट बताने हैं इकोनॉमिस्ट के जो सब्सिडीज के फेवर में थे। वो कहते थे भाई एग्रीकल्चर अभी भी एक रिस्की बिजनेस है। रिस्की मतलब बारिश पे डिपेंडेंट है, अच्छी फसल हुई तो ठीक है, नहीं तो सब कुछ बर्बाद। तो यार एग्रीकल्चर के ऊपर जो महंगे सीड्स है उस पर सब्सिडीज दो। और मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो इंडिया में है वो बहुत पुअर हैं, गरीब है फार्मर्स, वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे महंगे सीड्स, आप सब्सिडीज दो। और अगर एलिमिनेट कर देंगे सब्सिडीज को अगर हटा देंगे तो जो महंगे बीज हैं वो सिर्फ रिच फार्मर्स खरीद पाएंगे। इससे रिच फार्मर तो रिच हो जाएंगे लेकिन गरीब और गरीब हो जाएगा। तो अगर आपने सब्सिडीज एलिमिनेट कर दी तो इट विल इंक्रीज द इनकम इनइक्वालिटी, अमीरी गरीबी के बीच का अंतर इसमें बढ़ जाएगा, इनकम की इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। सरकार ने डिसाइड कर लिया था कि सब्सिडीज देनी है, राइट। फिर दोस्तों इंडस्ट्रीज पे आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बना था उसकी फीचर्स क्या है। पहली फीचर ये है कि इंडस्ट्रीज को टोटल मिला के 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में 17 इंडस्ट्रीज थी, सबका एग्जांपल नाम आपको याद होना जरूरी नहीं है। कैटेगरी 2 में 12 इंडस्ट्रीज थी और जो कैटेगरी 1 और 2 से बच गई वो सारी की सारी कैटेगरी 3 में थी। अब सरकार बोलती थी कि मेजरली चीजें सरकार ही प्रोड्यूस करने वाली है, तो बहुत कम चीजें थी जो प्राइवेट सेक्टर को अलाउड थी। तो दूसरी फीचर इस पॉलिसी की, पहली ये वाली हो गई ना, दूसरी फीचर ये थी कि कुछ भी काम धंधा, कोई भी इंडस्ट्री अगर प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिश करेगा तो उसको सरकार से पूछना पड़ेगा और सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन को लाइसेंस बोलते थे। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कुड बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। हां, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का बंदा अपनी इंडस्ट्री को गांव जैसे इलाके में खोलता है, बहुत ही बैकवर्ड रीजन के अंदर खोलता है, तो सरकार कहती थी चल तेरे को थोड़ी सी हम छूट दे देंगे, जो तेरे से हम टैक्स लेते हैं उस टैक्स में छूट दे देंगे। तो बोलते हैं टैक्स रिबेट और दूसरे कंसेशंस दिए जाते थे उन सभी प्राइवेट एंटरप्राइज को जो बैकवर्ड रीजन के अंदर अपनी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करते थे। बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे तो बैकवर्ड इलाके के लोगों को नौकरी मिल जाएगी। और अगर आप छोटी छोटी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करो कहीं भी, चाहे वो शहर क्यों ना हो, तो कहते हैं छोटी छोटी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होने से रोजगार ज्यादा बढ़ता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलने से। तो सरकार कहती थी हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, तुम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलो, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, तो तुम्हें भी सब्सिडीज और टैक्स कंसेशन मिलेगी। तो ये 4 फीचर्स थी
4 नंबर का आएगा 4 फीचर लिखना, 3 नंबर का आएगा 3 फीचर लिखना। यह मत सोचना कि 3 नंबर का आया है मुझे ज्यादा पता है मैं ज्यादा लिख देता हूं। थोड़ी तबीयत खराब है आप देख भी रहे होंगे, लेकिन दोस्तों जैसे मैं काम में लगा हुआ हूं ऐसे ही आपको भी काम में लगना है, ठीक है। हाँ जी, आओ जी, चैप्टर नंबर 2 से ही एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का है। बोला है एक्सप्लेन हाउ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैन प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। देखो जी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हम उन चीज अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अब हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट नहीं कराएंगे, बल्कि जो उनसे इंपोर्ट करा रहे थे उसके जैसा सामान अपने देश में प्रोड्यूस कर लेंगे। तो रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। लेकिन पूछा है यहां पर उसका मतलब नहीं पूछा, नहीं पूछा तो आपको उसका जवाब देना भी नहीं। तो यह पूछा है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हमारे देश की डोमेस्टिक फर्म्स कैसे भले में रहेंगी, कैसे वो बचेंगी। तो 3 नंबर का क्वेश्चन, तो 3 पॉइंट बनेंगे यहां पर। देखो जी, अगर हम विदेशों से इंपोर्ट नहीं कराएंगे तो जो हमारे देश की कंपनियां हैं, डोमेस्टिक कंपनियां, वो बड़े कंपटीशन से बच जाएंगी। तो डोमेस्टिक फर्म विल सेव्ड फ्रॉम द कंपटीशन विद फॉरेन फर्म्स। अब उनके फॉरेन फर्म्स के साथ कंपटीशन नहीं होगा, तो ठीक है, अच्छा लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। दूसरा, रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स। फॉरेन कंपनी नहीं है तो अब फॉरेन गुड्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंस रहेगी नहीं, है ना। तो अब लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स का ज्यादा थोड़ा वर्चस्व बढ़ेगा। बाय प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रीवियसली इंपोर्टेड, जो चीजें हम पहले इंपोर्ट करवाते थे आज उसको देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ठीक है जी, हाँ, तो हमारी विदेशों के ऊपर से जो डिपेंडेंसी है वो खत्म होगी, बल्कि हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने देश में ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं सामान को। और एनकरेजिंग डोमेस्टिक फर्म्स, दिस पॉलिसी एनकरेज डोमेस्टिक बिजनेसेस टू प्रोड्यूस गुड्स दैट वर प्रीवियसली इंपोर्टेड, पोटेंशियली लीडिंग टू जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन द कंट्री। यह कहता है कि देश की कंपनी अगर प्रोडक्शन ज्यादा करेंगी तो देश के लोगों को नौकरी तो मिलेगी, प्लस हमारे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, क्योंकि देश के लोगों की इनकम बढ़ रही है। देश की कंपनी, देश की अर्निंग। पेप्सी कोक बाहर की कंपनी है भाई, जो वो प्रॉफिट कमाती है वो इंडिया की इनकम का पार्ट नहीं होता, समझे। हाँ, तो चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको इतनी सी बात बताई है, लेकिन जब बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 की, इसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर बोलते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है भाई, 24 जुलाई 1991 को हमारे देश की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई थी। लेकिन ये जो पॉलिसी थी एलपीजी पॉलिसी कहलाती है। इसके फायदे नुकसान पेपर में सीधा 6 नंबर के आ सकते हैं, 6 नंबर के, 4 नंबर के, कितने भी नंबर के आ सकते हैं। तो आ जाएगा इवेल्युएट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी। एक्चुअली इससे अच्छा शब्द है क्रिटिकल अप्रेजल दो, बोलेगा गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी। जब भी किसी भी चीज का क्रिटिकल अप्रेजल आएगा, और भी दूसरे चैप्टर से आ सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब होता है जो भी टॉपिक है उसके बारे में कुछ अच्छी बातें बताओ तो कुछ बुरी बातें भी बताओ। क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, अच्छी बुरी दोनों बातें बताएंगे। तो एलपीजी पॉलिसी का पॉजिटिव इंपैक्ट यहां लिखा हुआ है आपके लिए, नेगेटिव इंपैक्ट ये लिखा हुआ है भाई साहब। 4 नंबर का क्वेश्चन आने के चांस है इसके। वैसे तो 4 नंबर में 4 डिफरेंस लिख देना, मतलब 4 पॉइंट लिख देना। यहां पर मैंने लिखे हैं आपके लिए 3, 4, 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। एलपीजी पॉलिसी हमने अपनाई, इंडस्ट्रीज को ग्रो कराने की कोशिश की, तो हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड किया, तो उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में आई। पेप्सी कंपनी आई, कोका कोला आई, ये सब अपनी ब्रांच लेकर आई, और फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व हमारा बढ़ने लगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब होता है फॉरेन करेंसी की जो स्टॉक है आरबीआई के पास रखी है वो बढ़ने लगी, क्योंकि हम भी अपना सामान विदेशों में बेच रहे थे, हमारे भी इंक्रीज हो गए एक्सपोर्ट्स। जब हम बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन रेट थोड़ी कंट्रोल हो गई, और हमारे देश के लोगों ने पैसा पहले से ज्यादा कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब हम देश के अंदर तो सामान बेचते थे, लेकिन एलपीजी पॉलिसी की वजह से देश के बाहर भी सामान बेच रहे हैं। देश के बाहर सामान बेचने को बोलते हैं एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट। एक्सपोर्ट के बढ़ने से फॉरेन करेंसी आ रही है, ये भी पॉजिटिव इंपैक्ट। और हमारी अर्निंग बढ़ रही है तो नेशनल इनकम भी बढ़ रही है, ये भी पॉजिटिव इंपैक्ट। लेकिन नुकसान क्या हुआ, इस पूरी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर कर दिया था, तो नेग्लेक्टेड हो गया बेचारा, राइट। अब हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ग्रोथ ज्यादा करते थे, मशीन ज्यादा काम करती है, बंदे कम, तो जॉबलेस ग्रोथ हो गई। देश की ग्रोथ तो हो रही है लेकिन नौकरियां नहीं बढ़ रही थी, इसे जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। और दोस्तों इनकम इनइक्वालिटी बढ़ने लगी, अमीर और ज्यादा अमीर, गरीब उतना अमीर नहीं हो पा रहा था। क्यों?
जिन लोगों के पास थी पोटेंशियल फॉरेन कंट्री में सामान बेचने की, उन्होंने तो एक्सपोर्ट का धंधा करना स्टार्ट कर दिया। जिन पे नहीं थी, पैसा नहीं था, वो गरीब रह गए। और फिर बोलता है कि जो सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट की थी, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकार ने अपनी कंपनी का हिस्सा, जैसे एमटीएनएल, बीएसएनएल, एलआईसी का छोटा मोटा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। तो इस डिसइन्वेस्टमेंट के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिले थे। मतलब कि सरकार ने उस कंपनी को दूसरों को बेच दिया, लेकिन उससे सरकार ने कुछ हासिल नहीं किया पैसों के अलावा। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, ये बहुत बड़ी डिमेरिट है। इसका मतलब ये होता है जैसे जैसे नया जमाना आता रहा, तो जो भी कंज्यूमर मांगता है हम उसको वो बना के दे देते हैं। ये नहीं देखते कि वो कंज्यूमर के लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है। अब ये कोल्ड ड्रिंक धड़ल्ले से बिक रही है, कंज्यूमरिज्म का मतलब यही है, कंज्यूमर को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, दबा के बिक रही है। क्या ये कोल्ड ड्रिंक अच्छी है कंज्यूमर के लिए? तो ये कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट है, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखे हुए हैं दोस्तों, ये जरूर करके जाना। ओके। अब यहां से आउटसोर्सिंग का क्वेश्चन भी आता है भाई। ये लिखा हुआ है, इंडिया is called the outsourcing destination. Actually, India is called the favorite destination for the outsourcing of the world. What are the prime reason for the name given to India? इंडिया को दुनिया में आउटसोर्सिंग की बेस्ट कंट्री बताने के लिए कौन कौन से रीजन तुम दे सकते हो? तो बेसिकली मैं बोलूंगा 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जितने नंबर का आएगा उतने पॉइंट आप लिखोगे। इंडिया को बेस्ट आउटसोर्सिंग के लिए क्यों माना जाता है? क्यों विदेशी लोग इंडिया में अपना काम करने को तैयार होते हैं? क्योंकि दोस्तों इंडिया के अंदर सस्ती लेबर मिलती है, बिल्कुल पढ़ी लिखी, स्किल्ड और क्वालिफाइड लेबर है। इंडिया में बाकी चोरों की तरह पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल है, बढ़िया डेमोक्रेसी है यहां पर। ओके। हाँ, इंडिया में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, रॉ मटेरियल चीपर रेट पे। इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेस अबंडेंसी में, ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो इंडिया के पास रिसोर्स की कमी भी नहीं है। तो फॉरेन कंट्री आएगी इंडिया में, रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, पॉलिटिक्स में नहीं फंस रही है, पढ़े लिखे लोग मिल रहे हैं, सस्ते में लेबर मिल रही है। कितना सारा फायदा है फॉरेन कंट्री को इंडिया में आने में। तो इसलिए फॉरेन कंट्री के लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने को रेडी रहते हैं, मजे आते हैं उनको। ठीक है। अब देखो दोस्तों, लिबरलाइजेशन के अंडर में मैंने आपको रिफॉर्म्स कराए हैं बहुत सारे। कोई भी एक रिफॉर्म 3 नंबर का एक्सप्लेन करना आ सकता है। लिबरलाइजेशन में जैसे कि लिखा हुआ है यहां पर, डिस्कस ब्रीफली एनी 2 मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन फाइनेंशियल सेक्टर अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म थे भाई? फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल चेंज कर दिया था। हाँ, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर प्राइवेट बैंक खुलने लगे थे। ये फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म है। तो यहां पर बोला आरबीआई का रोल चेंज करने का मतलब ये है कि दिस मींस दैट फाइनेंशियल सेक्टर वाज गिवन अ ग्रेटर फ्रीडम। फ्रीडम को बोलते हैं ऑटोनॉमी, मतलब अपने डिसीजन फाइनेंशियल सेक्टर अब खुद ले सकता है। फॉर एग्जांपल, अब बार बार आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं है। किसी बैंक को अपनी एक दूसरी ब्रांच खोलनी हो 1991 से पहले, उसे दूसरी ब्रांच खोलने के लिए आरबीआई से पूछना पड़ता था। 91 के बाद नहीं, आरबीआई सिर्फ फैसिलिटेट करेगा, मतलब उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, अब ज्यादा मॉनिटर की तरह कंट्रोल नहीं करेगा। ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट बैंक 1991 के बाद से आए हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक इंडियन ओरिजिन के हो या फॉरेन ओरिजिन के हो। स्टेट आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक, ये सारे प्राइवेट बैंक्स हैं। कुछ इंडियन है, कुछ फॉरेनर है, लेकिन 1991 के बाद आए हैं। हाँ, और भी था फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया था सरकार ने, लेकिन 2 लिखने थे। जब 2 पूछे हैं तो 2 ही लिखो। ये 2 3 नंबर में आएंगे तो 1.5 नंबर ऊपर, 1.5 नंबर नीचे, 3 नंबर तक का क्वेश्चन ये बन सकता है आपका चैप्टर नंबर 3 से। हाँ भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जब देश की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई तो एग्रीकल्चर सेक्टर को वहां पर इग्नोर सा कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था। तो बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट्स हैं कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 4 पॉइंट बनेंगे। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रोसेस था, उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कुछ ऐसे इफेक्ट्स थे। तो कहता है एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज लीविंग द रिमोट एंड रूरल एरिया अंडर डेवलप्ड। मतलब भाई साहब, एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर कर दिया, उसकी वजह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज इंप्रूव हो रही थी, लेकिन जो रूरल एरिया था, रिमोट एरिया था, वो अंडर डेवलप्ड रह गया। हाँ, एग्रीकल्चर पे तुमने ध्यान नहीं दिया, और रूरल एरिया में तो एग्रीकल्चर ज्यादा थी। लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये ज्यादा डेवलप हो रही थी। तो देयर वर वाइड रीजनल डिस्पैरिटीज, बहुत सारी रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ गई हैं। तो आप इस बात को एक्सप्लेन करो।
तो हमें यह बताना पड़ेगा दोस्तों किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर नेग्लेक्टेड रह गया और इंपैक्ट क्या आया। हाँ, तो हम बताएंगे भैया कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट को डाउन कर दिया था, मतलब कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजली देंगे, रोड बनाएंगे या फिर इरिगेशन वाटर फैसिलिटीज बढ़ाएंगे। रिफॉर्म पीरियड में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, तो इससे जो बैकवर्ड इलाका था, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इलाका था, उसके अंदर एग्रीकल्चर की कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो पाई। बल्कि जो सरकार फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडीज दे रही थी 1956 वाली सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही थी बहुत पहले से, तो सरकार ने वो सब्सिडीज हटा दी, तो अब फार्मर्स और ज्यादा दयनीय हो गए, तो कैसे डेवलप होगा। और वेरियस चेंजेस लाए पॉलिसीज में, जैसे कि सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटीज रिड्यूस कर दी थी। विदेशों से अगर हम कोई माल मंगाते थे उसके ऊपर टैक्स लगता था, उसे बोलते थे इंपोर्ट ड्यूटी। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, तो अब लोग ज्यादा माल मंगाने लगे विदेशों से, तो इंडियन एग्रीकल्चर से कंपटीशन हो गया, तो इंडियन एग्रीकल्चर को थ्रेट लगने लगा। तो गांव वाले लोग जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे, बैकवर्ड एरिया के लोग, उन्हें थ्रेट लगने लगा, तो कंपटीशन में डरने लगे वो लोग। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी बनाई गई सरकार के द्वारा। सरकार ने 1991 में पॉलिसी बनाई थी जितना चाहे उतना एक्सपोर्ट करो और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, तो फार्मर्स भी ये सोचने लगे हमें तो भैया एक्सपोर्ट करना है, तो ये उन चीजों को कम बनाने लगे जिसमें एक्सपोर्ट कम होता था, जैसे कि व्हीट, राइस, इनको कम बनाने लगे, बल्कि उन चीजों को ज्यादा बनाने लगे जिससे एक्सपोर्ट होने के चांस बढ़ते थे, जैसे कि कॉटन, जूट, कॉफी, ये कैश क्रॉप्स होती है। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ हम बढ़ने लगे। ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड दोस्तों फर्रे। अब आप बोलोगे सर मुझे ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो कहां से करूं? भाई साहब पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप पे जाओ, वहां विश्वास बैच होगा। विश्वास बैच कॉमर्स का फ्री बैच है, उसके अंदर अगर आपने एनरोल नहीं किया हो तो फ्री में अपना नंबर डाल के ओटीपी डाल के ऐसे हो जाएगा, और ये नोट्स आपको फैंटेस्टिकली मिल जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं सारे बच्चों से, भाई इसके जीरो कॉपी करा के फर्रे मत चलाना। ये फर्रे सिर्फ नाम मात्र के इसलिए हैं कि तुम्हारे सामने क्वेश्चन और आंसर दोनों है सिस्टम वाले फॉर्म से, कितने नंबर का आएगा, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, और आपको थोड़ा फायदा होने के चांस है। ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, वो एक यूनिट के अंदर काउंट होते हैं। अब बचे हुए हमारे पास 5 और चैप्टर। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं चौथे चैप्टर पे। चौथा चैप्टर मैं बोलूंगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। यहां से सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती क्या है, ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस क्या है। हाँ जी, ये लो जी, हरे रंग से कर दो थोड़ा सा। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। कितने नंबर में आ सकता है? मान लो जी ये 4 नंबर में आया, 4 नंबर में आया तो 3 नंबर के डिफरेंस बन जाएंगे, 1 नंबर की डेफिनेशन बन जाएगी। अगर ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है ना, 4 नंबर तक का क्वेश्चन है, तो सबसे पहली बात मैं समझाऊंगा ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस क्या है। ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में समझेंगे। फिजिकल कैपिटल का मतलब आपकी प्रॉपर्टी, आपके जो भी सामान है जिसको आप टच कर सकते हो वो सब फिजिकल कैपिटल है। पेन है, घड़ी है, कैमरा है, पंखा है, मेरा बैग है, मेरे शूज़ हैं, बाइक है, स्कूटी है, ये सब फिजिकल कैपिटल है। लेकिन जो हमारे अंदर का टैलेंट होता है, नॉलेज होती है, स्किल होती है, एक्सपर्टीज होती है हमारी, उसे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। आप अंदर की स्किल को छू नहीं सकते, राइट। तो ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में आपको मतलब पता चल गया होगा। लेकिन दोस्तों ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब पूछा है आपसे। फॉर्मेशन का मतलब होता है मेकिंग, बनाना। जब किसी चीज को हम बना रहे होते हैं तो उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करना। तो लिखा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑफ अ नेशन। एक देश की ह्यूमन कैपिटल की स्टॉक बढ़ाना। इधर लिखा है फिजिकल कैपिटल, इधर लिखा है ह्यूमन कैपिटल। इसके बीच में मैंने डिफरेंस दिए आपको 1 2 3 4। अगर ये 3 डिफरेंस आपके काम के तो आप प्लीज इसमें से 3 ही कर लेना, राइट। फिजिकल कैपिटल टेंजिबल होती है, इसको छू सकते हैं, इसको नहीं छू सकते ह्यूमन कैपिटल को। फिजिकल कैपिटल को इसके ऑनर से आप सेपरेट करके दिखा सकते हो, मतलब मेरी स्कूटी अलग है और मैं अलग हूं, दोनों अलग अलग खड़े हैं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल को आप सेपरेट करके नहीं दिखा सकते, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। मेरी नॉलेज और मुझको तुम अलग अलग करके नहीं दिखा सकते, राइट। हाँ, बोलते हैं फिजिकल कैपिटल आर परफेक्टली मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज। कहते हैं जो गुड्स होती हैं, स्कूटी, मोबाइल फोन वगैरह, ये एक देश से दूसरे देश में परफेक्टली शिफ्टेबल होते हैं। मोबाइल का मतलब यहां पर शिफ्टेबल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू इनको लाना ले जाना चलता रहता है। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है वो हमारे अंदर का टैलेंट है, इसकी रेस्ट्रिक्शन की जा सकती है सरकार जब कोई पॉलिसी बना दे या हमारे कल्चर के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे का टैलेंट है कि वो अच्छा हिंदी सॉन्ग गाता है, तो हिंदी सॉन्ग को तुम अमेरिका में एक्सपोर्ट करके क्या करोगे। एक टीचर है जो बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाता है या बहुत अच्छा इंडियन लॉ पढ़ाता है, तो उसका काम ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में कहाँ। तो हमारी नेशनैलिटी और कल्चर के हिसाब से जो हमारी स्किल है,
ये परफेक्टली मोबाइल नहीं होती, इसकी रेस्ट्रिक्शन होती है। हाँ हो भी सकती है लेकिन थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शन होती है, राइट, हम मानते हैं, राइट। हाँ हाँ, फिजिकल कैपिटल का डेप्रिसिएशन होता है समय के हिसाब से। आप स्कूटी खरीदोगे, फोन खरीदोगे तो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, मतलब कम हो जाएगी। लेकिन हमारे टैलेंट का टाइम के हिसाब से नहीं, एज के हिसाब से डेप्रिसिएशन होता है। मतलब जैसे जैसे इंसान की उम्र ढलती रहती है तो कहीं ना कहीं उसकी स्किल वीक भी हो सकती है, राइट, हो सकता है ऐसा, राइट। तो दिस इज द फोर्थ, एजिंग के साथ ऐसा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहां से बन सकता है मेरे दोस्त, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन है, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है यार, 3 नंबर का आएगा तो इसमें आप 2 पॉइंट लिखना ये वाले। हाँ, एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल का मतलब वही नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टीज। ह्यूमन कैपिटल कैसे इंक्रीज होगी? जब तुम देश में स्कूल ज्यादा खोलोगे, एजुकेशन ज्यादा प्रोवाइड करोगे तो लोगों में टैलेंट आएगा, नॉलेज आएगी, राइट। और वो बीमार हो जाए तो उनको जिंदा रखने के लिए हॉस्पिटल भी होने चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। तो एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग सेशंस, ये सब प्रोवाइड करने से देश में ह्यूमन कैपिटल बढ़ती है। तो कहते हैं ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी तो जितने ज्यादा टैलेंटेड लोग होंगे वो उतना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो देश में ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो देश का जीडीपी बढ़ता है, और जीडीपी के बढ़ने को बोलते हैं ग्रोथ होना। तो कहते हैं ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ करती है देश में। तो लाइन लिखी है, ह्यूमन कैपिटल एज अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ह्यूमन कैपिटल काम आती है। तो एक स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कफोर्स जो होती है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, ज्यादा प्रोडक्शन कर देती है, और तो फिर ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होने को ही बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर हो रही है। जैसे कि एक देश में हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स होती है, बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग हैं इंडिया के अंदर, तो फॉरेन कंट्री के लोग भी इंडिया में पैसा लगाएंगे। इंडिया के लोग तो पढ़े लिखे हैं भाई साहब, तो फॉरेन कंपनी भी इंडिया में आकर प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि इंडिया के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो उनसे काम ले लो, अच्छे से काम करते हैं, राइट। हाँ, फिर कहते हैं ह्यूमन कैपिटल ने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया, अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ फिर से ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाएगी। दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं, ये रिलेशन है। बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एज फैसिलिटेटर ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। देश की ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है तो इसका मतलब देश का प्रोडक्शन ज्यादा है, देश का प्रोडक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब देश के अंदर रिसोर्स पहले से ज्यादा है। अब देश में ज्यादा रिसोर्स होंगे ना दोस्त, तो ज्यादा स्कूल भी खुलेंगे, हॉस्पिटल भी खुलेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी खुलेंगे, और जब स्कूल हॉस्पिटल ज्यादा खुलेंगे तो देश के अंदर और ज्यादा ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी। तो ओवरऑल कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज बाय डायरेक्शनल। ये बोथ डायरेक्शनल है, बाय का मतलब बोथ, दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज हैंड टू हैंड रिलेशन। ये हैंड टू हैंड रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। बाकी कंटेंट तुम्हारे सामने रखा हुआ है, बहुत काम में आने वाली चीज है। अच्छा जी, फिर भाई इधर लिख दिया, हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा लगाओगे, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? देखो दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के 3 टॉपिक, एक ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस, एक इसकी प्रॉब्लम्स, और तीसरा इसका सोर्सेस। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये बेसिकली 6 नंबर में आने के चांसेस होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है, इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल कैसे अपना योगदान देगा, तो ये क्वेश्चन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रोल के बारे में है। यहां पर हम इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लिखेंगे। तो पहला पॉइंट ये बनेगा, देश में जितनी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होगी, मतलब जितने ज्यादा टैलेंटेड और एजुकेटेड लोग होंगे, वो फिजिकल कैपिटल यानी मशीन वगैरह को अच्छे से यूज कर सकते हैं, इफेक्टिव यूज होगा, और वो प्रोडक्शन भी ज्यादा करेंगे एज कंपेयर टू अदर्स। और ये पढ़े लिखे लोग देश में आविष्कार भी करते हैं, नए स्टाइल से काम भी करेंगे, और टेक्नोलॉजी को अपना भी लेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी को, है ना। अब ये पढ़े लिखे लोग हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैच कर रहे हैं, इन्हें पता है सही क्या है, गलत क्या है, तो अच्छी चीजें अपनाकर ये देश के अंदर हेल्दी सिस्टम डेवलप करेंगे, और इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। और कहते हैं पढ़े लिखे लोग होते हैं तो पॉपुलेशन पे लगाम लगी रहती है, जो जितना कम पढ़ा होगा वो उतना दे दनादन बच्चे पैदा करेगा, पढ़ा लिखा बंदा थोड़ा समझदार है। 5 यहां पर इंपॉर्टेंस लिखी है, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 4 इंपॉर्टेंस आपसे पूछेगा। जनरली पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा होता है कि आपको कितने पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, तो इसके लिए डरने वाली बात भी नहीं है। ओके, रिपोर्ट है। हाँ जी, फिर भाई जैसे तो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, हो सकता है टीचर आपसे इनमें से कोई भी एक पॉइंट 3 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए पूछ ले। जनरली ये वाला 3rd नंबर वाला तो 3 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा, तो उसका कंटेंट तुम्हारे पास 3 पॉइंट में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। आप वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हो इसको, है ना, और डाउनलोड भी कर सकते हो इसको, राइट।
अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के 5 सोर्स है, ऐसा बोलेगा कोई भी 2 सोर्स एक्सप्लेन करो। 5 सोर्स कौन से हैं? मेथी वाले हैं, METHI, माइग्रेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ और इंफॉर्मेशन। कोई भी 2 एक्सप्लेन करो, 5 नहीं 2, कोई भी 2 एक्सप्लेन कर देना। पहला जैसे कि मैंने एजुकेशन वाला किया हुआ है, दूसरा हेल्थ वाला। बस दोस्त ये बच्चों को पता तो लग जाता है कि एक्सप्लेन करने हैं। हेल्थ वाले में बच्चे ये पॉइंट डालना भूल जाते हैं कि हेल्थ के अंदर हम मेडिसिन को जरूर एक्सप्लेन करेंगे, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, सोशल और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। प्रिवेंटिव मेडिसिन वो होती है जो हम बीमार होने से पहले लेते हैं, जैसे कि वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन बहुत लोगों ने ली थी, राइट। हाँ। क्यूरेटिव मेडिसिन बीमारी के दौरान जो टैबलेट होती है वो, और सोशल मेडिसिन अवेयरनेस को बोलते हैं, लोगों को अवेयर करो, 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी, जैसे अवेयर किया था, और साफ पीने का पानी, ये भी हेल्थ का पार्ट है। ये 2 पॉइंट आपको ऐसे एक्सप्लेन करने, बट 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स जितनी पूछी जाएंगी उतनी लिखनी है, राइट। हाँ, लिखा है, इन स्पाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंडिया इज स्टिल फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंज इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कहता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इंडिया इन्वेस्ट तो कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंज फेस कर रहा है। तो ऐसे कौन से 3 चैलेंज है, ऐसे कौन सी 3 प्रॉब्लम है जो इंडिया की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को रोक रही है? पहला, इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन, दिन दनादन बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो देश के रिसोर्स बहुत सारे लोगों में डिवाइड होते हैं, तो हर एक बंदे के लिए कम रिसोर्स बचते हैं। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रातों रात का प्रोसेस नहीं है, लॉन्ग टर्म का भाई। आज अगर इंडिया ने पैसा लगाया है ह्यूमन कैपिटल में, तो कल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो जाएगी, कल पढ़े लिखे लोग नहीं हो जाएंगे, कई साल लगते हैं ट्रेनिंग लेने में। और ब्रेन ड्रेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग यहां से पढ़ लिख कर विदेशों में सेट हो जाते हैं, यहां से पढ़ा हुआ इंजीनियर है, विदेशों में सेट हो गया, तो इंडिया के अंदर टैलेंट कहां से जनरेट होगा? इसलिए कहता हूं सीए कोर्स करेगा बच्चा तो वो विदेश में जनरली शिफ्ट नहीं होता। देखो भाई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर एजुकेशन का क्वेश्चन भी बन सकता है। जब हमारी सरकार बजट बनाती है तो एजुकेशन के ऊपर खर्चा करने के लिए वो 2 तरीकों को यूज करती है, वो पूछा हुआ है यहां पर। द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन इज एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज, नेम द 2 वेज। देखो, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, इज इंडियन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इनफ ऑन एजुकेशन? दूसरा क्वेश्चन ये है। कई बार ऐसे में ही 2 क्वेश्चन अटैच होते हैं और ये 3 नंबर का क्वेश्चन मान लो बन रहा है। क्या लिखोगे तुम? भैया देखो, हमारे देश की सरकार एजुकेशन के ऊपर खर्चे को 2 तरीके से दिखाती है, मतलब एक्सप्रेस करती है। पहला, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार ने जितना भी देश के अंदर खर्चा किया है तो उसका कितना % एजुकेशन पे किया है। तो मैंने छोटा मोटा डेटा भी दे दिया, जैसे कि 1952 से लेकर 2014 तक की बात करें तो 1952 में देश का टोटल जितना भी खर्चा था उसका 7.9% सरकार एजुकेशन पे खर्च करती थी, और 2014 में 15% खर्च करती है। तो सरकार ने परसेंटेज बढ़ाई है। दूसरा तरीका, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, देश का जीडीपी जितना है उसका कितना % एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। तो 1952 में 0.64 जीडीपी का परसेंटेज खर्च हो रहा था, और 2015-14 के आसपास 4.13% खर्च हो रहा है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना है आपको। मतलब इसके अंदर पूछा भी नहीं था कि कितना खर्चा हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, आपको ये बताने की जरूरत भी नहीं थी। हाँ, ये पूछा कि हमारे देश की सरकार इनफ अमाउंट स्पेंड कर रही है क्या एजुकेशन के ऊपर, तो आपको बताना है नहीं, क्योंकि एजुकेशन कमीशन 1964-66 ने रिकमेंड किया था कि हमारे देश को 6% ऑफ जीडीपी खर्च करना है, लेकिन सरकार आज तक हमारी बुक के हिसाब से जो डेटा गिवन है उसमें 4% के आसपास खर्च कर रही है। तो नॉट सफिशिएंट एक्सपेंडिचर। हाँ, इंडिया इज नॉट स्पेंडिंग इनफ। तो जिस क्वेश्चन में लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में मैंने आंसर बना दिया। ये 2 पॉइंट हो गए 2 तरीके के, अलग से पैराग्राफ चेंज करके ये, ठीक है। ओके, रिपोर्ट है। हाँ जी, एक बार अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। एक घुट पानी पी लूं। तो रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर से मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर काउंट होगा दोस्तों, सबसे पहले कि सरकार ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम इन द रूरल एरिया। तो आंसर में आप बनाओगे सीधे सीधे पॉइंट, सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट्स ओपन की, मतलब ऐसी मार्केट्स ओपन की जो सरकार के कंट्रोल में है। यहां पर अनएथिकल नहीं हो सकता, आप जो फार्मर्स है उसके साथ गलत नहीं कर सकते। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट किया, ये सेकंड मेजर है। जैसे कि सरकार ने स्टोरेज वेयर हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड की, सड़क बनवाई, सरकार ने यहां पर और दूसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड की, राइट। ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा।
तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा और चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। तीसरे नंबर पे सरकार ने बोला कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी खोल लो, जैसे कि नैफेड और हैफेड, ये सरकार के द्वारा यहां पर ओपन की गई। बोला कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी खोलते हैं तो ये सब बल्क में सामान खरीदते हैं और किसानों को सस्ते में सामान मिल जाता है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग ये कर लेते हैं, तो फार्मर्स का फायदा, ओवरऑल सबका फायदा। फिर सरकार ने कुछ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट अपनाए, ये अकेला पॉइंट 3 नंबर में आ सकता है। सरकार ने बोला कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करेंगे, एग्रीकल्चरल गुड्स है ना, तो वहां पर फार्मर जो बोल रहा है कि मान लो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20 रुपए की आई, तो सरकार कहती है हम तुम्हें 30 रुपए दे देंगे, 1.5 गुना प्राइस दे देंगे। सरकार ने बफर स्टॉक स्टार्ट की अपने पास रखनी। सरकार का डिपार्टमेंट है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो फार्मर से फूड ग्रेन खरीदता है और उसकी स्टॉक अपने पास रखता है ताकि सरकार उसको इमरजेंसी में यूज कर सके। सरकार ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स स्टार्ट किया, फूड ग्रेन के साथ साथ शुगर, थ्रू पीडीएस। पीडीएस की फुल फॉर्म पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सिस्टम राशन शॉप पे होता है, फेयर प्राइस शॉप पे सरकार ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट करती है। दूसरा मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब केमिकल के बिना फार्मिंग करना, राइट। इसके 2 बेनिफिट बताओ, 2 डिसएडवांटेज या 2 चैलेंज बताओ। ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर का बन जाएगा, 3 का बन जाएगा, 6 का बन जाएगा, तो कितना भी पूछ सकता है। आई होप आप लोगों ने मैराथन देखी होगी, उसके अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर कराए हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये वाले हैं। बच्चा बोलेगा सर यहां से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं, वो भी कराऊंगा दोस्तों। 18 तारीख के शाम को 7 से 9 टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है पेपर में। जरूरी नहीं है ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ आपका आंसर सीधा ही रहेगा, तो इसलिए आपको कंटेंट जरूर पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर। इसमें ऑर्गेनिक खाद को यूज किया जाता है, गाय का गोबर, ऐसी चीजें यूज की जाती है इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। इसके फायदे क्या है? ये थोड़ी सस्ती फार्मिंग है, इसमें फर्टिलाइजर महंगे महंगे नहीं खरीदने पड़ते। इसके थ्रू जो प्रोडक्शन होता है वो हेल्दी भी होता है और टेस्टी होता है। टेस्टियर की स्पेलिंग ठीक कर लेना, हेल्दी मतलब थोड़ा न्यूट्रिशन लेवल ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू केमिकल फार्मिंग। लेकिन इसके सामने कुछ नुकसान है, चैलेंज आ रहे हैं, जैसे कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो इट विल ऑफर लेसर यील्ड। मतलब एक लैंड के अंदर जितना प्रोडक्शन हम केमिकल वाली फार्मिंग से कर सकते हैं, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग से करेंगे तो कम प्रोडक्शन होगा, कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा। और दूसरा नुकसान लिखा हुआ है यहां पर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर सूनर पेरिशेबल। सूनर पेरिशेबल का मतलब होता है सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी सड़ जाते हैं। हाँ, और हाँ यार यहां पर मैं क्वेश्चन बना के नहीं लाया हूं, प्लीज आप किसी भी हद पे डाइवर्सिफिकेशन को अवॉइड नहीं कर सकते, ये भी पेपर में आने के चांस है, ठीक है ना। मैराथन के अंदर इसको करा रखा है। अगला चैप्टर आप देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर। एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर के अंदर बेसिक टॉपिक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्कर्स क्या है, अब भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में डिस्टिंग्विश करो, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये सब मैं मैराथन में करा चुका हूं। लेकिन इससे हटके एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन से जो क्रिएट होते हैं आप देखोगे, जैसे कि यहां लिखा है 3 नंबर का क्वेश्चन, कंपेयर टू अर्बन वुमेन मोर रूरल वुमेन आर फाउंड वर्किंग, वाई। कहते हैं गांव की औरत और शहर की औरतों में कंपेयर करो तो जो गांव की औरत है, रूरल वुमेन है, ये ज्यादा वर्किंग है, ये किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज्यादा बिजी है। ऐसा क्यों? तुम्हें तो क्या लगता था कि शहर की लड़कियां काम करती हैं ज्यादा? नहीं, गांव की लड़कियां ज्यादा काम करती हैं। आप देखोगे कि रूरल एरिया के अंदर अराउंड 30% लड़कियां काम करती हैं, शहर में 14%। ये डेटा तुम्हें लिखना जरूरी नहीं है, इसको अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन ये बातें लिखनी जरूरी हैं। क्यों? जो यहां पर लिखा हुआ है ऐसा। पहली बात तो अर्बन फैमिली में रिच होते हैं थोड़े, मतलब ज्यादा पैसे उनके पास होते हैं, तो लड़कियों को काम पे भेजने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, गांव में गरीबी ज्यादा होती है तो इसलिए सब लोग काम करते हैं, तो लड़कियां भी ज्यादा काम करती हैं। तीसरी बात, गांव में एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के लिए कोई एजुकेशन की खास जरूरत नहीं पड़ती, लिटरेसी की खास जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कोई भी काम कर सकता है, तो इसलिए लड़कियां काम कर रही हैं। तो 3 रीजन लिखा है। कहते हैं फॉर वर्किंग इन एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर उससे जुड़ी एक्टिविटीज के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल स्किल्स, कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, इसलिए रूरल वुमन इंगेज इन सच वर्क टू सपोर्ट द फैमिली, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो उसमें काम हो जाती हैं। और गांव में बहुत बड़ी पॉवर्टी है ड्यू टू द एब्जेक्ट पॉवर्टी इन द रूरल एरिया, रूरल वुमन इंगेज इन जॉब्स टू अर्न इनकम फॉर द फैमिलीज, फैमिली के लिए कमाएंगे तो इसलिए वो उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। अर्बन फैमिलीज हैव अ बेटर इनकम, शहर की फैमिली में ज्यादा इनकम होती है तो शहर वालों को इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ वुमन होती है शहर में काम करने के लिए, तो गांव की कंपैरिजन में गांव वाले ज्यादा ही हो जाते हैं, लड़कियां ज्यादा हो जाती है। तो एक बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन
फंसाने वाला क्वेश्चन एक और है, कहते हैं जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट होती है, ऐसी एम्प्लॉयमेंट जहां पर टेम्परेरी काम ना हो, रेगुलर वाला काम हो, वहां पर आदमी ज्यादा है और लड़कियां कम। ऐसा क्यों? आदमी ज्यादा लड़कियां कम क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो रेगुलर सैलरी वाला काम है वहां पर लिटरेसी की जरूरत होती है और पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है, स्किल्ड जॉब होती है जनरली। तो हमारे देश में देखोगे तो लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज है, जहां पर लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं। देखा जाता है कि भैया वुमन का जो पोर्शन है वो बहुत कम है, तो कम पढ़ी लिखी है तो रेगुलर सैलरी की जनरली उनको नौकरी मिलती नहीं है। और फिर काफी सारी फैमिली की तरफ से डिस्करेजमेंट मिलता है लड़कियों को। काफी सारी फैमिली लड़कियों को स्कूल नहीं जान देती, स्कूल जाने दिया तो चलो कॉलेज नहीं जान देती, तो इसलिए इनको जब पढ़ने को नहीं मिलेगा तो कैसे जाएंगी। फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर बहुत होती है। काफी सारे का ये माना जाता है कि लड़कियों को बच्चा पालना है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चा पालना है, उनको काम करने के लिए टाइम ही नहीं है। और काफी सारी कंपनी में वेज की डिस्क्रिमिनेशन है, लड़की नौकरी पे आ गई तो उसको कम पैसे देंगे, सोचते हैं मजबूरी में आई है, राइट। हाँ, फिर लड़कियों के लिए सिक्योरिटी इश्यूज भी है, बहुत गंदी बात है। काम पे जा रही है तो हमने देखा है कि काफी सारे कंट्रीज में छेड़छाड़ हो जाती है, चोरी हो जाती है, रेप भी हो जाता है, तो ये थोड़े सिक्योरिटी इश्यूज है वुमेन के साथ। 5 पॉइंट लिखे हैं, जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उतने पॉइंट आपको लिखने होंगे। फिर बोलते हैं भैया अब रेगुलर सैलरी वालों की बात ही कर रहे हो तो लड़के ज्यादा है लड़कियां कम है, लेकिन फिर से बात करो रेगुलर सैलरी वालों की तो यहां पर शहर के लोग ज्यादा है, गांव के लोग कम है। ऐसा क्यों? शहर के लोग इसलिए ज्यादा है क्योंकि दोस्तों देखो, शहर में एजुकेशन और ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स गांव की कंपैरिजन में ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। शहर देखो, जो रेगुलर सैलरी प्रोवाइड करती है वो कंपनी शहर में ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है क्योंकि शहर में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज इंक्लूडिंग एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये अर्बन एरियाज में ही है, गुड़गांव में, नोएडा में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, कोलकाता में, मुंबई में, यहीं पर ही है। तो शहर के लोगों के आसपास ये कंपनीज है, तो शहर के लोग आसानी से यहां पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर रूरल पॉपुलेशन इज प्राइमरली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। गांव की जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्लूड है, मतलब इंगेज्ड है, तो उनका मन ही नहीं करता कि अपनी एग्रीकल्चर को छोड़ के हम शहर में काम करने जाएं। कई लोगों को तो लगता है मैं एग्रीकल्चर, मान लो 2 भाई हैं, दोनों एग्रीकल्चर संभाल रहे हैं, तो एक भाई कभी सोचता ही नहीं है शहर में जाने के लिए, सोचता है कि अगर मैं शहर में चला गया तो मेरी जमीन मेरा भाई खा जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी वो खा जाएगा। तो बेसिकली बोलते हैं वो रिस्क ऑफ लिविंग देयर फार्म उनका ज्यादा हो जाता है, इसलिए मतलब दे डोंट प्रेफर टू गो इन द अर्बन एरिया। फिर इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। पूरा फर्रा दे रखा है, 6 नंबर में क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, लेकिन 6 पॉइंट बने हुए हैं। आप इसमें से कोई भी 4 पॉइंट याद करो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर वो एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर होता है जिसके अंदर वो कंपनीज और एंटरप्राइज को हम काउंट करते हैं जिसके अंदर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिसमें 9 तक लोग काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, उसे बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। तो ठीक है जी, उसके डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट वो होती है जहां पर एटलीस्ट 10 वर्कर होते हैं, ये वो होता है जहां पर लेस देन 10 वर्कर होते हैं। यहां पर एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी मिलती है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं मिलता। ये लोग लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन अपना ग्रुप बना सकते हैं, यहां पर कुछ भी करना अलाउड नहीं है। और वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर आर प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज, गवर्नमेंट के लेबर लॉज से प्रोटेक्शन मिलती है इनको, यानी इनको बिना कुछ कारण बताए कंपनी नौकरी से नहीं निकाल सकती, निकालेगी तो पैसे भी देने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ यहां पर नहीं होता। और इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। हमारे देश के 6% लोग काम करते हैं फॉर्मल सेक्टर में और 94% लोग ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। पेपर में यह भी आ सकता है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स वो सिचुएशन है जहां पर लोग फॉर्मल वर्कफोर्स से मूव करके इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं और नंबर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ जाते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में बेसिकली आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं की जाते, लोगों को बिना किसी कॉम्पनसेशन के नौकरी से निकाल दिया जाता है, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं इसकी। अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है। फिर सरकार ने देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए क्या किया, सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन, सीधा हटाएगा 6 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन। सरकार ने 2 तरीके से पार्टिसिपेट किया है। सरकार कहती है हम डायरेक्टली बेरोजगारी को दूर करते हैं, पहला तरीका।
इसमें समझ लेते हैं पहले। सरकार कहती है हमने कुछ कंपनी खोली हुई है, जैसे कि BSNL, MTNL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, NTPC, NHPC, बहुत सारी कंपनी है गवर्नमेंट की, इसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सरकार कहती है हम इसमें रिक्रूटमेंट यानी भर्तियां निकालते हैं और लोगों को नौकरी देते हैं, तो डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो पहला तरीका है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन PSU। फिर सरकार कहती है हम इनडायरेक्टली भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसे? सरकार कहती है जो हमारे ऑफिस के अंदर टेबल है, पंखा है, फर्नीचर है, AC है, वो सरकार ने थोड़ी बनाया है, सरकार ने उसको मार्केट में से खरीदा है, मतलब ओपन मार्केट जो प्राइवेट मार्केट है वहां से खरीदा है। सरकार कहती है कि हम प्राइवेट दुकानों से सामान खरीद के प्राइवेट दुकानों का आउटपुट बढ़वाते हैं और इसी वजह से वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं कि हम सामान खरीद रहे हैं। कुछ ना कुछ तो सरकार की भी इसमें हिस्सेदारी है। और सरकार कहती है कि हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या स्कीम में नरेगा टाइप स्कीम लॉन्च करते हैं। तो ये दो इनडायरेक्ट तरीके हैं, ये वाला इनडायरेक्ट तरीका है और ये भी इनडायरेक्ट तरीका है। सरकार कहती है हम परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज इन द ओपन मार्केट और फिर सरकार कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलवाती है, फॉर एग्जांपल नरेगा, यहां पर आप लिख सकते हो, और बोलते हैं भैया कि ये जो प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं ये लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट करते हैं, लेकिन काफी सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें सरकार मोहल्ले की साफ सफाई करवा रही है या फिर सरकार लोगों के लिए घर बनवा रही है, तो लोगों के लिए फैसिलिटीज भी क्रिएट करते हैं, राइट। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ फैसिलिटीज भी क्रिएट करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम से आया नहीं है, 6 नंबर का आ सकता है। चैप्टर 7 सेकंड लास्ट चैप्टर है, एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों काफी सारे यहां पर अटपटे क्वेश्चन है, चटपटे क्वेश्चन है, NCERT से बिल्कुल कभी भी टकरा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कुछ और क्वेश्चन मैं यहां से आपको बताऊं। तो पहले नंबर पे आप देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच मीट्स, ये क्वेश्चन ही हो गया बेसिकली यार। क्वेश्चन आ जाएगा यहां, क्वेश्चन ऐसा बनेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग बताओ और उसकी स्ट्रैटेजीज बताओ। मैं प्रॉपर क्वेश्चन बना के नहीं लाया, लेकिन आप समझ जाओगे मीनिंग और स्ट्रैटेजीज। 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये मीनिंग लिखा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा डेवलपमेंट का प्रोसेस जिसके अंदर हम रिसोर्सेज कुछ इस तरीके से यूज करते हैं कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स जो है, जरूरतें जो है वो पूरी हो जाए, लेकिन जो आने वाले तुम्हारे पोते पड़पोते हैं, पोतियां हैं, उनकी नीड्स के साथ सेक्रीफाइस ना हो। तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। इसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज करो, जैसे कि सोलर एनर्जी यूज करो, मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो हाल ही में बेसिकली डेवलप हुए हैं वो वाले सोर्सेस। सोलर एनर्जी यूज करो बिजली बनाने के लिए, विंड पावर यूज करो बिजली बनाने के लिए, आप थर्मल पावर पे मत जाओ, उससे कोयला यूज होता है, राइट। क्लीनर फ्यूल यूज करो, CNG की तरह ई कार यूज करो, मिनी हाइडल प्लांट लगाओ, पहाड़ों के अंदर जहां झरने बह रहे हैं उसके नीचे ही वो बिजली बनाने का यंत्र लगा दो। ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करो, नीम वगैरह को यूज करो, पुराने तरीके यूज करो, बायो कॉम्पोस्ट यूज करो, मतलब केचुए वगैरह, वर्मी कॉम्पोस्ट यूज करो, बायोपेस्ट यूज करो, आप पेस्टिंग के लिए बायोलॉजिकल चीजों को यूज करो, जिससे ऐसी चीजें जिसमें केमिकल नहीं होता, उन चीजों को यूज करो, राइट। हाँ, फिर भैया इसमें ही ऐड करता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हरमन डेली ने कुछ अपनी मेजर्स बताए थे स्पेशली, तो इनके मेजर्स अलग से आ सकते हैं। ये 4 पॉइंट है। हरमन डेली ने क्या बताया था कि भैया बच्चे कम पैदा करो, ह्यूमन पॉपुलेशन पे कंट्रोल लगाओ। कहता है जो टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है उसमें आप इंश्योर करो कि इनपुट को हम अच्छे से यूज कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इनपुट इफेक्टिव होनी चाहिए। और जो एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो सस्टेनेबल बेसिस पे करो। जो आप रिसोर्स निकाल रहे हो जमीन से उसको सस्टेनेबल बेसिस पे, मतलब ऐसा ना हो कि वो फटाफट से खत्म होते रहे और बनने में उनको टाइम लगता है। और रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स खत्म हो रहे हैं उसकी स्पीड यानी उसका रेट शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएटिंग रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स। यानी जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम खत्म कर रहे हैं यूज कर करके, ये उस स्पीड से कम होने चाहिए जिस स्पीड से हम उसका कोई रिन्यूएबल ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, राइट। हाँ, ऑप्शन से, राइट। अब बच्चा बोलेगा सर यहां पर तो आपने बोला था डिमांड सप्लाई रिवर्सल वाला एक क्वेश्चन होता है। हाँ भाई क्वेश्चन होता है। अब बच्चा बोलेगा सर
आपने मैराथन के अंदर बोला था कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर अप करोगे। देखो दोस्तों, ये डिमांड सप्लाई रिवर्सल या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंट इफेक्ट, ये सब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के हैं, लेकिन काफी टाइम से आए नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहता आएंगे नहीं, अगर आपको ये क्वेश्चन करने हैं तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से वन शॉट के अंदर करा रखा है। आप इन क्वेश्चन को जाके कर सकते हो, आप कर लेना, ठीक है ना। वन शॉट तो आप देखोगे इन्वायरमेंट वाला डाल रखा है। आएंगे सीधा 8वें चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 8, इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान बोल दो, चलो कोई बात नहीं, बाकी चोर मत बोलो इस बार। इस चैप्टर से क्या आ सकता है भाई? एक तो लिबर्टी इंडिकेटर वाला क्वेश्चन सब लोग जनरली छोड़ के चले जाते हैं। लिबर्टी इंडिकेटर क्या होता है और ये पेपर में आ गया तो घटना खराब हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है और तुम्हारे सामने आंसर है। मैंने इसको मैराथन में एक्सप्लेन भी किया था, तो प्लीज आप लास्ट वाला पोर्शन मैराथन को देख सकते हो अगर नहीं देखा तो। फिर व्हाट वाज कॉमन इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान, इंडिया चाइना पाकिस्तान के बीच में कॉमन क्या था इन 40 सालों में। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख के लाया तो आपको सिखा देता हूं, कुछ मुझे सिखाना भी तो है। आंसर कॉमन क्या क्या था, कॉमन स्ट्रेटेजी क्या थी? पहली बात, ऑल थ्री कंट्रीज अडॉप्टेड, ऐसे लिखना है, ऑल थ्री कंट्रीज अडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग। तीनों ने इकोनॉमिक प्लानिंग अडॉप्ट की, ये तीनों में कॉमन बात थी। अभी बताऊंगा, इसमें और ऐड करूंगा। फिर ऑल थ्री कंट्री हैव ऑलमोस्ट सेम, सेम या सिमिलर इकोनॉमिक ग्रोथ टिल 1980s, 1980 तक लगभग इन सबके 3% के आसपास इकोनॉमिक ग्रोथ थी, ठीक है। ऑल थ्री कंट्रीज स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब जैसे कि तुम यहां मेंशन करोगे तीनों ने इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट की, तो इंडिया ने कब की, चाइना ने कब की, पाकिस्तान में कब की? इंडिया ने भैया 1951 में पहला प्लान बनाया, चाइना ने 1953 में बनाया, पाकिस्तान ने 1956 में बनाया, राइट। तीनों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए। तो इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में स्टार्ट किए, पाकिस्तान ने 1988 में स्टार्ट किए और चाइना ने 1978 में स्टार्ट किए। इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ और इन तीनों में कॉमन लगता है तो वो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैंने 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए बताया है। अगर भाई साहब पेपर में क्वेश्चन आए सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बारे में कॉमन बताओ, तो 3 बातें कॉमन हो गई। चौथी बात तुम कॉमन लिख सकते हो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की थी देश को चलाने के लिए, राइट। और एक कॉमन बात तुम कहोगे सर ये तीनों कंट्री ऑलमोस्ट सेम टाइम पर आजाद हुए थे, तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्यादा नंबर का आएगा तो लिख देना। 4 नंबर का आएगा तो ऑल थ्री कंट्रीज गॉट फ्रीडम ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, इंडिया पाकिस्तान 1947 और चाइना 1949। एनसीईआरटी का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। चाइनाज रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इट्स रिफॉर्म इन 1978, डू यू एग्री, एक्सप्लेन इट। चाइना की जो फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो चाइना के रिफॉर्म की वजह से हुई है जो 1978 में स्टार्ट किए गए थे। आप इस बात से एग्री करते हो? बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। चाइना ने रिफॉर्म बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिए थे एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। चाइना के जो रिफॉर्म थे उसकी वजह से चाइना में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हुआ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, जो कि फेज 1 में चाइना ने स्टार्ट किया था, राइट। हाँ, फेज 1 को बोलते हैं इनिशियल फेज। तो कहते हैं इन द इनिशियल फेज रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स, एंड इन द सेकंड फेज जिसको लेटर फेज बोलते हैं, यहां पर चाइना ने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया, है ना। यहां पर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की कोशिश की। और चाइना के रिफॉर्म प्रोसेस में डुअल प्राइसिंग भी थी, हर चीज के 2 प्राइस होते थे। कुछ चीजों को सबसे पहले कुछ क्वांटिटीज को सरकार के रेट के द्वारा बेचा जाता था, फिर बची हुई क्वांटिटी को मार्केट रेट पर बेचा जाता था, ठीक है। सरकार के रेट से गरीबों की हेल्प हो जाती थी। और इसी के अंदर यहां लिखा नहीं है लेकिन पॉइंट होना चाहिए था। हाँ, चाइना ने मेरे दोस्त यहां पर आप बोलोगे तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए, सबसे पहले ऐसे एरिया सेटअप किए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते थे, ठीक है। जहां पर कंपनी खोलने के लिए चाइना की सरकार फॉरेन कंपनीज को कुछ एडवांटेज प्रोवाइड करती थी, टैक्स कंसेशन, रिबेट, सब्सिडीज, कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती थी।
अब बोलोगे सर क्या सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए? देखो दोस्तों, पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आज ही बता दिया। टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन कैसे? पहले कुछ लाइन लिखी होगी, फिर उस लाइन को सपोर्ट करने के लिए इजी तुमसे क्वेश्चन पूछा होगा, तो उस इजी क्वेश्चन को पढ़ना है और अपना आंसर देना है। क्वेश्चन कितना भी टेढ़ा मेढ़ा आ जाए, आंसर आपको इजी ही लिखना होता है। तो पहले आपकी कमांड कंटेंट के ऊपर होनी चाहिए। अभी तो मैंने आपको बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, आप बोलोगे सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं इस बार के लिए। हर बार की स्पेकुलेशन एस्टिमेशन अलग होती है, इस बार के लिए कराए हैं। अब सुनो जरा मेरी बात को, इसके अलावा अभी टेढ़े मेढ़े जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो करने हैं, वो कराऊंगा भाई। 18 तारीख की शाम को 7 से 9 करा देंगे बढ़िया तरीके से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन। उसके लिए लेकिन तुम्हें ये पूरे आने चाहिए, सारा कंटेंट आना चाहिए। तो अभी तक मेरे द्वारा ये बताया गया था, बीच में कुछ बातें बताई हैं आपको, प्लीज उसको कर लेना। मैं बिल्कुल पक्का पक्का तुम्हारे साथ में लगा हुआ हूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ताबड़तोड़ तरीके से कर रहे हैं, मैक्रो के लिए भी यही करूंगा। मैक्रो की एक मैराथन भी है, आपको पता ही है, और मैराथन के यहां पर बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। खैर मैक्रो का नजरिया अलग होता है, इंडियन इको का नजरिया अलग होता है, तो उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है ना। टेंशन मत लो, और जो कराता जा रहा हूं उसको करते रहो, बस भलाई होगा, लेकिन सारी चीजें कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल।